पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। गुजरात बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला है, मध्य प्रदेश संघ यानी आरएसएस की प्रयोगशाला है, वहीं उत्तर प्रदेश कट्टर हिंदुत्व, सांप्रदायिकता, सनातन के फॉर्मूले की प्रयोगशाला है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गुजरात जो राजनीतिक प्रयोगशाला है में पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा लेकर चौंकाने वाली बीजेपी यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू करेगी। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। दिवाली से पहले ही गुजरात में बीजेपी ने सफाई कर दी। गुरुवार को एक साथ सभी 16 मंत्रियों का इस्तीफा लिया और शुक्रवार को एक साथ 26 मंत्रियों के शपथ के साथ फिर से मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इसमें ज्यादातर पुराने मंत्री बाहर हो गए। इस स्ट्रेटेजिक रिसेट के पीछे की वजह बताई जा रही है एंटी इनकम्बेंसी, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, मंत्रियों की जनता के बीच छवि और मंत्रियों के परिवार में लगातार इस तरह की घटनाएं होना उनके परिजनों द्वारा, जिनसे पार्टी की छवि खराब हो रही। कुछ मंत्रियों को संगठन की नसीहत के बाद भी किसी तरह की कोई सुधार नहीं दिखा। जून में हुए उपचुनाव में बीजेपी के हार के बाद बीजेपी अगले कुछ महीनों में होने वाले निकाय चुनाव में रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यह भी एक बड़ा कारण है। गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं, अभी 16 मंत्री थे, जबकि कुल सीटों के 15% के हिसाब से मुख्यमंत्री के साथ 26 मंत्री बनाए जा सकते थे। लिहाजा बीजेपी ने ज्यादा नेताओं को मौका देने की रणनीति के तहत पूरा मंत्रिमंडल ही उलट पलट कर डाला और पुराने 16 में से 9 मंत्रियों को बाहर कर दिया। गुजरात के बाद मोदी शाह पड़ोसी मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी बड़ा बदलाव करने वाले हैं। ये चर्चा कई दिनों से चल रही थी, लेकिन गुजरात के बाद ये चर्चा बिल्कुल तय लगती है कि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के हालात कोई बहुत अलग नहीं है गुजरात के। जिन कारणों से गुजरात में मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ, मध्य प्रदेश में भी वैसे ही और शायद उससे भी ज्यादा बदतर हालात हैं। कई मंत्रियों के अपराधियों के साथ साठगांठ की बातें आ रही है, तो कई मंत्रियों की निजी छवि बेहद खराब हो रही है। कुछ मंत्रियों के परिजन, उनके पुत्र सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, तो कुछ मंत्रियों का परफॉर्मेंस कार्ड इतना खराब है कि उन्हें मंत्री, उस विभाग के मंत्री हैं या नहीं है, ये समझना भी मुश्किल होता है। और हमने पिछले दिनों देखा कि नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के आने के बाद कई मंत्रियों को लगातार नसीहत दी गई, लेकिन कार्यालय से बाहर निकलते ही ये मंत्री फिर कॉलर ऊंची करके वही बात दोहराते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। मध्य प्रदेश में भी 2027 में नगरीय निकाय चुनाव है। ऐसे में बहुत संभावना है कि मध्य प्रदेश में भी गुजरात के जैसा ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। वैसे जरूरत बहुत पहले से है। होली, रक्षाबंधन के बाद अब दिवाली भी निकली जा रही है, लेकिन सीएम मोहन यादव ने मंत्रिमंडल की सफाई नहीं की। पिछले कुछ दिनों से, जब से गुजरात की बात चल रही है, मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार दिल्ली के दौरे पर हैं। उनकी अमित शाह के साथ एक के बाद एक कई मीटिंग हुई। इन 5 से 6 मीटिंग जो पिछले 15 दिनों के अंदर हुई, से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये बैठक निगम मंडलों की नियुक्ति और संगठन में नियुक्तियों को लेकर है। लेकिन गुजरात के बाद ऐसा स्पष्ट तौर पर लगता है कि ये बैठकें मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर, क्योंकि इसको मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कहा जा सकता। इस मंत्रिमंडल में कई बड़े चेहरे हटाए जा सकते हैं। ऐसे में अब यह भी तय है कि किसकी दिवाली काली नहीं करना चाहते। लिहाजा दिवाली के बाद कमजोर परफॉर्मेंस करने वाले, दागी, विवादों में रहने वाले मंत्रियों को सरकार बाहर का रास्ता दिखाएगी। पीएम टाइम में हम आपको बताते हैं उन मंत्रियों के नाम जिनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी लगभग तय है। यदि कुछ बड़ा कारण नहीं आता है तो ही ये बच सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है जगदीश देवड़ा का। जगदीश देवड़ा के नाम के लेकर बहुत संशय बताया जाता है कि उनका हटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे दलित हैं, डिप्टी सीएम हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ड्रग माफिया के साथ नाम जुड़ने, कुछ तस्वीरें वायरल होने के बाद इस तरह की चर्चा है कि उनका कद कम किया जा सकता है। दूसरे मंत्री हैं विजय शाह। विजय शाह अपने शाही अंदाज में हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान, जिसे कि अदालत ने भी गटर बयान बताया था, उसके बाद भी लगातार वे कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जो पार्टी की मुश्किल करते हैं। पार्टी के उनके बयानों को लेकर पार्टी को कई बार उनसे बयानों से दूरी बनानी पड़ती है
और विजय शाह हैं कि मानते नहीं। ऐसे में यह तय माना जा रहा था कि विजय शाह अभी कर्नल सोफिया कुरैशी के बयान के बाद ही उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय इस्तीफा नहीं लेती है, क्योंकि इससे ये मैसेज जाता है कि विजय शाह दोषी हैं और एक बड़ा आदिवासी वर्ग उनके साथ है, जिसका नुकसान भी पार्टी को हो सकता है। लेकिन कैबिनेट फेरबदल में विजय शाह को हटाया जा सकता है। तीसरे और कद्दावर मंत्री हैं मालवा के बड़े नेता, देश में सनातन के लिए जाने जाने वाले, अपने विशिष्ट बयानों के लिए जाने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय, जो इस समय नगरीय निकाय मंत्री हैं, इंदौर से चुने गए हैं। लगातार मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें तवज्जो न देने से वे कई बार नाराज भी हुए और कई बार कैबिनेट की बैठक में शामिल भी नहीं हुए। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय लगातार कैबिनेट बैठक में शामिल हो रहे हैं और ऐसा लगता है ऊपर से कि सब कुछ ठीक ठाक है, पर इंदौर का प्रभार मुख्यमंत्री ने अपने पास ले लिया है और कैलाश विजयवर्गीय अपने गृह नगर में भी बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इससे कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले दिनों खुद संगठन से इच्छा जताई थी कि मुझे दिल्ली संगठन में भेज दिया जाए, मैं संगठन में काम करने का इच्छुक हूं। सबसे विवादित मंत्री हैं, जिनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा पूरे प्रदेश में है, और वे खुद भी इस बात से बहुत आश्वस्त नहीं है कि उनका मंत्री पद बचेगा। ये मंत्री हैं विश्वास सारंग, जो खुद विश्वास और अविश्वास के बीच झूल रहे हैं। खेल और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग दिल्ली तक निशाने पर हैं। सबसे बड़ा कारण जो इन दिनों चल रहा है वो चल रहा है ड्रग और तस्कर माफिया। ड्रग तस्करी और लव जिहाद के मामले में फंसे मछली परिवार से उनकी नजदीकियां, लगातार सोशल मीडिया पे उनके मछली परिवार के साथ फोटो वीडियो वायरल होते रहे हैं। ये एक मामला तो है ही, इसके अलावा नरसिंह घोटाले में भी उनका बार बार नाम उछलने से विश्वास सारंग का कद बेहद कमजोर हुआ है और इस बात की प्रबल संभावना है कि बाकी चीजों में बदलाव होना हो, विश्वास सारंग का मंत्री पद जरूर जा सकता है। इसके अलावा महिला मंत्री हैं संपत्तिया उइके मंत्री के विभाग में 1000 करोड़ के घोटाले के मामले उछलते रहे हैं। हालांकि इस पर पूरी तरह से उनका खुद का बयान भी आया और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वे संदेह के घेरे में हैं। एक और मंत्री हैं जिन्हें आप देखते हैं कि कभी वे गटर में उतर जाते हैं, कभी बिजली के खंभों पर चढ़ जाते हैं, कभी नंगे पैर चलते हैं, लेकिन वे अपने मंत्रालय में क्या करते हैं किसी को नहीं पता। ये है प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो सिंधिया के बेहद करीबी हैं और हर दिन इसी तरह के कुछ न कुछ काम करते रहते हैं जो सरकार के लिए उपहास का पात्र बनते हैं। जाहिर बात है कि वे दिन भर इस तरह के बनावटी दिखावटी कामों में लगे रहते हैं, तो मंत्रालय की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे होगी। इसीलिए इनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट इस सरकार में सबसे खराब रिपोर्ट में से एक है। इसलिए प्रद्युम्न सिंह तोमर का हटना भी लगभग तय माना जा रहा है। एक और मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, पहली बार मंत्री बने हैं। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल अपने बेटे के व्यवहार को लेकर, उनके बेटे के सड़क पर जिस तरह की वीडियो वायरल होती है, जिस तरह की दादागिरी वे दिखाते हैं अपने पिता के मंत्री होने की, वो चर्चाओं में रहती है। और खुद पिछले दिनों नरेंद्र शिवाजी पटेल भी एक रेस्टोरेंट में इसी तरह के वायरल वीडियो के कारण चर्चाओं में रहे हैं। उन्हें संगठन भी कई बार नसीहत दे चुका है। इसके अलावा 2 मंत्री और हैं जिनके नाम पर लगातार चर्चा है कि शायद वे अब इस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। एक मंत्री है महिला मंत्री प्रतिमा बागरी, जो लगातार कुछ ऐसे बयान देती हैं। इसके अलावा उनका परफॉर्मेंस कार्ड भी बेहद खराब है। दिलीप अहिरवार का भी परफॉर्मेंस खराब है, उनको भी हटाया जा सकता है। अब देखना होगा कि गुजरात फार्मूले से इनके अलावा और कौन से चेहरे हटते हैं और कौन से नए चेहरे मंत्रिमंडल में आते हैं। हम आपको बहुत जल्द बताएंगे कि मंत्रिमंडल में नए चेहरे कौन कौन शामिल हो सकते हैं। आज के पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही राजनीतिक विषय के साथ, विश्लेषण के साथ, पूरे इन डेप्थ रिपोर्टिंग के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।